नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जो कि सिविल अपील नंबर 2212 ऑफ 2020, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड अदर्स ये रिस्पोंडेंट्स हैं। और इसमें जो हम ये जानेंगे, एक टर्म है एक्स पोस्ट फैक्टो, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस जजमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पर ये फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट है वो एक जो हाउस बनाती थी स्टेट में, उनको क्लियरेंस लेना पड़ता था। मीन्स उन्होंने क्लियरेंस लिया था एक वाटर एक्ट और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एयर एक्ट के अंदर जो है वो क्लियरेंस लेना पड़ता है। जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उनको क्लियरेंस मिला था, और फिर उसके बाद जो क्लियरेंस लेने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है जिसे कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट CTE लेना पड़ता है। लेकिन जब उसको रिन्यूअल कराने का टाइम आया था तो फिर जो अथॉरिटी ने उनका रिजेक्ट कर दिया था। कुछ वर्षों के बाद जो है उनको जो CTE जो है वो अवार्ड हो गया था, लेकिन जो अथॉरिटी है उन्होंने इनको जो प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन भी ग्रांट कर दिया था कि इस पे एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो क्लियरेंस था वो 2017 में दिया गया था और जो एक्सपायरी थी वो 2012 में हो गया था। जो CTE जो था वो 2012 में एक्सपायर्ड हो गया था, जिसे कंसेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब उससे एग्रीवेट होके जो यहाँ पर जो अपीलेंट हैं, जो इंडस्ट्री है, उन्होंने आगे आगे फिर उन्होंने अपील फाइल की थी। अपील जो है वो अलाउड हो गई थी, और अलाउड होने के बाद जो है अब यहाँ पर जो अथॉरिटी है उन्होंने भी आगे फिर अपील डाली NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है अथॉरिटी की अपील अलाउ कर दी। फाइनली यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो इंडस्ट्री है वो आई और फिर उन्होंने यहाँ पर अपील फाइल की। तो आइए देखते हैं कंटेंट्स क्या थे, जजमेंट क्या कहती है और कंटेंट्स क्या थे, और थोड़े से लीगल टर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे इस जजमेंट के माध्यम से। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्या कहती है जजमेंट। और देखिए ये अपील थी, चूंकि जो अपीलेंट है उन्होंने अपील जो NGT में जो अपील डाली थी अथॉरिटी ने, उसके ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें NGT ने प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है उन्होंने अपील जो है वो अलाउ कर दी थी अथॉरिटी की। अब जो अपीलेंट है वो प्रोजेक्ट चला रहे थे डेवलपिंग हाउस कॉलोनी का, एक हाउसिंग कॉलोनी है वो जो हरियाणा में गुड़गांव है, वहाँ पे चला रहे हैं। उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट में कई बिल्डिंग्स बनानी थी, कई जिसमें अपार्टमेंट्स थे, सर्विस अपार्टमेंट्स थे। और 2006 में अपीलेंट ने जो वहाँ की जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिसे बोर्ड कहा गया है शॉर्ट में, वहाँ पर कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, जिसे एयर एक्ट शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, उसके अंदर उन्होंने कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट का एक जो है वो ग्रांट ली थी सेक्शन 21 के तहत। और 2526 वाटर एक्ट के अंदर भी उन्होंने जो है कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ली थी, कंसेंट टू एस्टेब्लिश। अब एक एप्लीकेशन जो थी वो 10 अप्रैल 2007 में एक और एप्लीकेशन अपीलेंट ने लगाई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने इनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी दे दिया था अपीलेंट को, ताकि वो अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में डेवलप कर सकें। लेकिन 18 अप्रैल 2007 को बोर्ड ने CTE भी दे दिया था, जो स्टेट की जो पोल्यूशन बोर्ड है उन्होंने CTE दे दिया था एयर एंड वाटर एक्ट के तहत। अब यहाँ पर बताया कि 2013 में अपीलेंट ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था CTE को। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। तो मींस इनको पहले मिला था जो CTE, जिसे कंसेंट टू द एस्टैब्लिश कहते हैं, वो उनको पहले मिला था, लेकिन जब रिन्यूअल के समय इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई।
और फिर 29 दिसंबर 2015 को बोर्ड ने एक इशू किया नोटिस कि इसको क्लोज कर दिया, नोटिस ऑफ क्लोजर का एक नोटिस इशू किया, शो का नोटिस इशू किया अंडर 33A ऑफ वाटर एक्ट एंड सेक्शन 31 ऑफ द एयर एक्ट, दोनों के अंदर उनको नोटिस इशू हुआ। और यहाँ पर नोटिस में अपीलेंट से पूछा गया कि क्यों ना उनको पेनलाइज्ड किया जाए, जो प्रोविजंस ऑफ एयर एक्ट है और वाटर एक्ट के अंदर उनको क्यों ना उनको जो है वो मींस प्रोसिक्यूट किया जाए, पेनलाइज सजा दी जाए। तो अपीलेंट ने यहाँ पर नोटिस का रिप्लाई दिया और अपीलेंट ने अपीलेंट ने फिर ईसी के पास जो है अप्लाई किया फॉर कि वो 4 मार्च 2017 को अपीलेंट ने ईसी के पास अप्लाई किया कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट को एक्सपेंशन चाहते हैं। और 21 जून 2017 को चेयरमैन थे बोर्ड के, जो बोर्ड है जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके जो चेयरमैन ने एक जो अप्रूवल दे दिया कि आप प्रोसिक्यूशन का जो अप्रूवल था अपीलेंट के अगेंस्ट में दे दिया और कहा कि जो अपीलेंट और उनके जो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए अंडर सेक्शन 43 एंड 44 ऑफ द वाटर एक्ट और सेक्शन 37 एंड 38 ऑफ द एयर एक्ट। और 28 फरवरी 2012 को बोर्ड ने एक ऑफिस ऑर्डर भी दिया था, अभी पहले 2017 का था, अब 2012 में आ गया है कि बोर्ड ने एक ऑफिस ऑर्डर दिया था कि जो इंडस्ट्री जो ऑपरेशन में आएगी बिना किसी सीटीई के, तो उनके ऊपर सीटीई एक्स पोस्ट फैक्टो चलेगा। और जो यूनिट होगी वो जो यूनिट होगी इज द कंप्लेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, तो ये यूनिट के ऊपर कंप्लेंट बनेगी। तो ये एक और ऑफिस ऑर्डर था यहाँ पे कि 2012 में बोर्ड ने एक ऑफिस ऑर्डर दिया था कि कोई भी ऑपरेशन करेगा कोई भी बिना सीटीई के ऊपर, तो इसके ऊपर सीटी एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो चल लगेगा, अगर जो यूनिट के ऊपर जो है कंप्लेंट बनेगी, इन हर जो रेस्पेक्ट्स पे कंप्लेंट बनेगी। अब 29 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ईसी दे दिया, इलेक्शन वो मींस एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया अपीलेंट को कि वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और 18 अक्टूबर 2017 को बोर्ड ने जो अब यहाँ पर बोर्ड आ गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईसी दिया था, अब बोर्ड ने यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो सीटीई दे दिया अपीलेंट को कि जो एक कंडीशन थी कि जो प्रोसिक्यूशन जो है वो उनके ऊपर होगा, क्योंकि जो अप्रूवल ग्रांट किया गया था अंडर ऑर्डर 21 जून 2017 का जो अप्रूवल ग्रांट किया गया था उसके अगेंस्ट में इनके ऊपर एक्शन होगा। अब जनवरी 2018 को अपीलेंट ने अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष जो है वो अपील प्रेफर की अंडर एयर एंड वाटर एक्ट और 31 एयर एक्ट और 28 वाटर एक्ट, इनके अंदर अपील जो है वो उस ऑर्डर को चैलेंज किया और कि जो ऑर्डर दिया गया 21 जून 2017 का उसको सेटिसाइड कर दिया है, जिसमें चेयरमैन ने बोर्ड को परमिशन ग्रांट कर दी थी, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ने परमिशन ग्रांट कर दी थी, मींस अप्रूवल ग्रांट कर दिया था कि अपीलेंट को प्रोसिक्यूट किया जाए। अपीलेंट अथॉरिटी ने 15 मार्च 2018 को जो बोर्ड का जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और जो एक्सपोज फैक्टो था, जो ग्रांट किया गया था एक्सपोज फैक्टो सीटीई, उनको अपीलेंट के ऊपर जो डाला गया था उसके ऊपर उनको क्वैश कर दिया। अब यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में बोर्ड ने आगे अपील पे चले गए, सेक्शन 16 ऑफ एनजीटी एक्ट के अंदर यहाँ पर अपील डाल दी। तो इम्प्यून जजमेंट में अपील जो थी वो अलाउ हो गई और अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर था उसे क्वैश कर दिया और सेटिसाइड कर दिया। अब मींस वापस जो है जो इंडस्ट्री है इनको वापस अब सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, क्योंकि जो बोर्ड ने पहले इनको अप्रूवल दे दिया था कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, अपीलेट अथॉरिटी पे गए, अपीलेट अथॉरिटी ने बोर्ड का जो एक्स पोस्ट फैक्टो जो सीटीई था उसको सेटिसाइड कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होके जो अथॉरिटी थी उन्होंने एनजीटी में डाल दी थी अपील, एनजीटी ने अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। अब वापस जो इंडस्ट्री है उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। अब यहाँ पर बताया कि जो पैराग्राफ 12 बताती ऑब्जर्वेशंस थी जो एनजीटी ने बताया, देखिए जब एनजीटी ने ऑर्डर था वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट में दिया तो उसमें ये बताया कि जो ईसी जो ग्रांट किया गया था, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट किया गया था 29 अगस्त 2017 को, उसको कंडोन नहीं किया जा सकता। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन
9 अप्रैल 2012 से लेकर 29 अगस्त 2017 के बीच में जो हुई है, उस इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन इलीगल हुई है उसको कंडोन नहीं किया जा सकता। तो एनजीटी ने कहा कि एनवायरमेंट क्लियरेंस जो इंडस्ट्री ने लिया था, जो हाउसिंग जो बनाते हैं, जो इंडस्ट्री जो हाउस अपार्टमेंट्स बनाती हैं, उन्होंने जो लिया था वो 10 अप्रैल 2007 को लिया था, लेकिन वो 9 अप्रैल 2012 में एक्सपायर्ड हो गया था। अब क्लियरेंस कब मिला था? क्लियरेंस मिला था 2017 में ईसी द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब कोर्ट ने कहा कि 2012 से एनजीटी ने कहा 2012 से 2017 को कंडोन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे सबमिशंस दिए, जो अपीलेंट थे उन्होंने कहा कि हमने 28 टावर बनाई हैं, 26 टावर कंप्लीट हो गई हैं, और बताया कि 2010 और 2012 में 2010 से 2012 में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है 10 में से 9 टावर को मिल गए थे। 24 मई 2016 को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट थे वो 7 टावर को और मिल गए थे। तो यहाँ पर बताया कि जो अगर ये यहाँ पर अज्यूम भी कर लिया जाए बिना किसी एडमिट किए, अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस 9 अप्रैल 2012 को एक्सपायर्ड हो गया था, अब फर्दर ईसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर्स थे बिल्डिंग के वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे 9 अप्रैल 2012 को, और फर्दर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के लिए ईसी की जरूरत नहीं थी, ईसी की आवश्यकता नहीं थी। तो साथ में ये भी कहा कि इन एनी इवेंट ईसी जो है वो 29 अगस्त 2017 को ग्रांट कर दिया गया था। और अब यहाँ पर बताया कि एनजीटी ने कोई रीजन नहीं दिया इस कंट्रोवर्सी को कि जो एब्सेंस ऑफ ईसी जो है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर ईसी अगर एब्सेंस है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि अपील जो है सिर्फ वहां तक ही सीमित रहनी चाहिए थी जो लीगलिटी और वैलिडिटी ऑफ जो ऑर्डर जो अपीलेट अथॉरिटी ने दिया था। मींस 15 मार्च 2018 को अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया था, अपील को वहां तक ही एनजीटी को सीमित रखना चाहिए था, इसी के एरिया तक जाना नहीं चाहिए था एनवायरमेंटल क्लियरेंस का, कि 2012 को हो गया है, 2017 में मिला है, तो इस तक के एस्पेक्ट पे नहीं जाना चाहिए था। अब यहाँ पर जो अपीलेंट के जो इंडस्ट्री है उन्होंने फर्दर सबमिशन दिया कि एक दफा एक्स पोस्ट फैक्टो सीटी ग्रांट कर दिया जाए। अगर अपीलेंट कुछ एक्टिविटीज करता भी है बिफोर ग्रांट ऑफ ईसीटी पोस्ट फैक्टो जिसमें सीटी की जरूरत होती है, तो अपीलेंट को ऐसे में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि क्योंकि इसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। जो सीटी जो ग्रांट किया गया उसका कहा कि बैक डेट से इसको एप्लीकेबल होना चाहिए, तो इसलिए जो इम्पिंज जजमेंट है वो टोटली एनजीटी की टोटली इलीगल है। अब बोर्ड के जो काउंसिल थे उन्होंने सबमिट किया कि एक स्पेसिफिक कंडीशन इम्पोज की गई थी एक्सपोज फैक्टो सीटी में, और उसमें बताया गया था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अप्रूवल लेगा, मींस जो एज पर द प्रोसिक्यूशन जो अप्रूवल है 21 जून 2017 को उसको विल बी फाइल्ड। तो एक्स पोस्ट फैक्टो में जो बताया गया था एक कंडीशन इम्पोज की गई थी कि जो प्रोसिक्यूशन था जिसमें अप्रूवल दिया गया था ऑर्डर डेटेड 21 जून 2017 का, वो फाइल्ड किया जाएगा, वो फाइल हो गया था। तो साथ में ये बताया कि अपीलेंट ने उस कंडीशन को कभी चैलेंज नहीं किया, और अपीलेंट का कोई राइट नहीं बनता कि 21 जून 2017 को अप्रूव की जो प्रोसिक्यूशन ने अप्रूव किया उसको चैलेंज करे। और साथ में फर्दर सबमिशन दिया कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो सीटी को ग्रांट करने से पहले 3 ओकेजन्स में पहले एप्लीकेशंस थी अपीलेंट द्वारा सीटी के लिए मांगी, मतलब फाइल की गई थी, उसे रिजेक्ट कर दिया गया था 3 दफा, और सबमिशन दिया कि जो वर्क डेवलपमेंट है उसको कैरिड आउट नहीं किया जा सकता अगर जब तक कोई वैलिड और सब्सिस्टिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना होता उनके 9 अप्रैल 2012 से लेकर 29 अगस्त 2017 को। और एडमिट भी कर ली जाए कि ईसी अगर एडमिटेडली कि नो ईसी ग्रांट नहीं किया गया था अपीलेंट को, तो यहाँ पे बताया कि ऐसे में इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, इस जो इम्प्रिंट जजमेंट एनजीटी ने दी है उसकी आवश्यकता नहीं है कि उसमें इंटरफेयर किया जाए। अब सबमिशंस को देखने के बाद अपीलेंट जो अपील थी वो स्पेसिफिकली बताई गई थी 15 मार्च 2018 को, जिसमें अपीलेंट अथॉरिटी के ऑर्डर को एनजीटी ने सेट असाइड कर दिया था, और जो अपीलेट अथॉरिटी ने जो है अप्रूवल ग्रांट किया गया था चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को 21 जून 2017 को कि उसे प्रोसिक्यूट किया जाए अपीलेंट को जो ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर एयर एंड वाटर एक्ट। तो कोर्ट ने पहले एनजीटी के ऑर्डर को देखा, क्यों एनजीटी के ऑर्डर ने पहले देखा कि उन्होंने जो अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर था उसको जो है वो सेट असाइड किया था, और अपीलेट अथॉरिटी ने
जो बोर्ड के ऑर्डर को, जिसमें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ने कहा था कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, उसको अपीलेट अथॉरिटी ने चैलेंज किया था। अब यहाँ पे बताया कि इशू सिर्फ एनजीटी को जो अपील प्रेफर की गई थी एनजीटी के पास, तो वहां तक ही देखना चाहिए था कि लीगलिटी एंड वैलिडिटी क्या है उस ऑर्डर की, अपीलेट अथॉरिटी की, और सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी के लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर तक ही सीमित रखना चाहिए था, जिसमें अप्रूवल ग्रांट किया गया था 21 जून 2017 को प्रोसिक्यूट करने के लिए अपीलेंट को। अब अपील को डील करते समय एनजीटी को इशू पे नहीं, इस इशू पे नहीं जाना चाहिए था कि क्या एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो ग्रांट किया गया था पहले, वो एक्सपायर्ड हो गया था 9 अप्रैल 2012 को। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पीछे के लेवल तक नहीं जाना चाहिए था, सिर्फ वहां तक देखना चाहिए था अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है कितना लीगल है, कितना वैलिड है। लेकिन अब यहाँ इस इशू पर चले गए कि 9 अप्रैल 2012 को ईसी एक्सपायर्ड हो गया था। अब स्कोप ऑफ अपील लिमिटेड था, तो इसमें इस क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए था कि अपीलेंट ने 9 अप्रैल 2012 से 29 अप्रैल 2017 का तो जो है जो कंस्ट्रक्शन की गई थी वो इलीगल थी। तो इसलिए उस पैराग्राफ नंबर 12 थी इम्पिंज जजमेंट को, उसको सेट असाइड कोर्ट ने कर दिया। अब दूसरे एस्पेक्ट पे गए जो कि सीटी से संबंधित था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये डिस्प्यूट नहीं था कि अपीलेंट को सीटी की आवश्यकता थी 21 अंडर सेक्शन 21 ऑफ एयर एक्ट और सेक्शन 25 ऑफ एंड 26 ऑफ द वाटर एक्ट। इस अपील में अब क्वेश्चन में हम नहीं जाएंगे कि एक पावर इन द क्या ये जो बोर्ड के पास पावर होती है कि वो एक्स पोस्ट फैक्टो ग्रांट कर सकता है कि, और कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है कुछ भी ग्रांट कुछ क्या ग्रांट किया जा सकता है जो नहीं अराइज होना चाहिए था बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। अब चेयरमैन बोर्ड ने एक ऑफिस ऑर्डर दिया था 28 फरवरी 2012 को, एक रेजोल्यूशन पास किया था 8 फरवरी 2012 को, जो कि बोर्ड ने मीटिंग की थी। रेलिवेंट पोर्शन यहाँ पर ये बताया कि वो जो रेजोल्यूशन में ये बताया था कि इंडस्ट्री जो ऑपरेशन में है बिना किसी कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट के, उनको अगर एक्सपोस्ट फैक्टो कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिया जाएगा अगर कंप्लेंट हर रेस्पेक्ट पे कंप्लीट होगी। तो अगर जो केस यूनिट जो है इज प्रेजेंटली कंप्लेंट इन ऑल केसेस, लेकिन साइमल्टेनियसली प्रोसिक्यूशन जो है तभी एक्शन भी लिया जाएगा उनके अगेंस्ट में जो वायलेट करेंगे वाटर और एयर एक्ट को, जो बिना किसी कंसेंट लिए जो एस्टेब्लिश करेंगे जो इंडस्ट्री को जो बिना कंसेंट बोर्ड से परमिशन जो कंसेंट लिया अगर करेंगे तो ये उससे पास्ट वायलेशन, या यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, पास्ट वायलेशन से संबंधित चीज बताई गई एक्सपोज फैक्टर को। कोई भी पास्ट वायलेशन होगी अगर कोई क्लियरेंस नहीं होगा तो उस पर भी उनको ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो ऐसा ये बोर्ड का था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये डिस्प्यूट नहीं था कि एक्सपोज फैक्टो सीटी जो है वो अपीलेंट को दिया गया 18 अप्रैल 2017 को, जो एक डिसीजन था वो जो कि लिया गया था 8 फरवरी 2012 में, मींस 8 फरवरी 2012 में उनको डिसीजन लिया गया था, लेकिन 2017 में एक्स पोस्ट फैक्टो सिटी था क्योंकि जो सैंक्शन नहीं लिया गया था और उसके बाद भी जो है एक तरह का पास्ट वायलेशन था। तो इसमें यहाँ पर बताया, अब यहाँ पर बताया कि कंडीशन नंबर 4 में ये बताया था अदर कंडीशन। अब यहाँ पर बताया कि प्रोसिक्यूशन जो है वो फाइल होगा अगेंस्ट द यूनिट, पूरे यूनिट के अगेंस्ट, मींस यूनिट के अगेंस्ट में फाइल होगा जो प्रोसिक्यूशन रिसीव्ड अगर फ्रॉम द हेड ऑफ ऑफिस नंबर सो डेटेड 21/6/2017। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो जो था सीटीई वो ग्रांट कर दिया गया था, ऑर्डर आया था 21 जून 2017 को, जिसमें चेयरमैन ने कहा था कि अपीलेंट को प्रोसिक्यूट किया जाए और रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स को जो फॉर ऑफेंसेस अंडर एयर एंड वाटर एक्ट। अपीलेंट ने उस जब 2 को चैलेंज नहीं किया उस रेजोल्यूशन को, जो रेजोल्यूशन 8 फरवरी 2012 को आया था तब उसमें अपीलेंट ने कोई चैलेंज नहीं किया, और ना ही कंडीशन 4 को जो बाय फाइलिंग यानी कोई भी प्रोसीडिंग्स में कंडीशन नंबर 4 को भी चैलेंज नहीं किया। अपीलेंट ने ना तो मॉडिफाई किया कंडीशन के लिए और बल्कि इसको रिकॉर्ड्स पे लिया जाए कि क्लॉज ए जो सबसेक्शन 2 और सेक्शन 27 ऑफ वाटर एक्ट, लेकिन जो अपील जो है अपीलेंट द्वारा प्रेफर की जा सकती थी कंडीशन नंबर 4 को, जिसमें रिकॉर्ड्स लिया जाता 28 ऑफ द वाटर एक्ट एंड 31 ऑफ द एयर एक्ट। अपीलेंट ने उस बोर्ड के डिसीजन को 8 फरवरी 2012 को चैलेंज नहीं किया, जिससे अथोराइज कर दी, जिसने अथोराइज किया था बोर्ड को कि वो एक्स पोस्ट फैक्टो सिटी चला सकता है। तो ये क्लियरली प्रोवाइड करता है कि जो साइमल्टेनियसली विद द एक्स पोस्ट फैक्टो सिटी वुड बी टेकन अगेंस्ट द यूनिट जो कि वायलेट करेंगे प्रोविजंस ऑफ द एयर एंड वाटर एक्ट, जो कि बिना सिटी लिए बिना वो अप्रूव मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसे कॉस्ट वायलेशन माना जाएगा। तो यहाँ पे नोट किया कि अपीलेंट ने ना सिर्फ एक कोई ग्रीवेंसेस ली
कोई ग्रीवेंसेस बनाई अपनी कंडीशन नंबर 4 की, जिसमें एक्स पोस्ट फैक्टो सीटी था 18 अक्टूबर 2017 को, और लेकिन बल्कि उसके ऊपर एक्ट भी किया, एक्स पोस्ट फैक्टो सीटी के ऊपर एक्ट भी किया। अब 2 महीने के बाद एक्स पोस्ट फैक्टो सीटी के बाद अपीलेंट ने चैलेंज किया 21 जून 2017 को, जिसमें अप्रूवल दिया था अपीलेंट को कि वो इसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अब इस चैलेंज इंस्टेंस को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, क्योंकि अपीलेंट जो है वो बाउंड बाय द कंडीशन, जो कंडीशन नंबर 4 की जो कंडीशन थी एक्स पोस्ट फैक्टो जो ग्रांट किया गया 18 अक्टूबर 2017 को, तो उस कंडीशन से बाउंड हो गए हैं। और अपीलेंट जो जजमेंट अपीलेट अथॉरिटी की थी, नीचे बोर्ड के ऊपर जो अपीलेट अथॉरिटी थी वो ये बताती थी कि अपीलेट अथॉरिटी को इन्वाइट किया गया कि कंडीशन नंबर 4 आफ्टर उस ऊपर एक्ट करने के बाद जो सीटी था एक्स पोस्ट फैक्टो सीटी था डेटेड 18 अक्टूबर 2017 को, अपीलेंट को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो एप्रोबेट भी करे, रेप्रोबेट पहले मींस उस पर स्टिक रहे बाद में पलट जाए, तो एप्रोबेट और रेप्रोबेट भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो इंटरफेरेंस थी अपीलेट अथॉरिटी की, जो जजमेंट थी 15 मार्च 2018 की, जो इंटरफेयर की गई है अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, उसको वो इलीगल है और अनकॉल्ड फॉर। तो इसलिए जो इम्पिंज जजमेंट थी उस ऐसे में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, एनजीटी की इस एस्पेक्ट को इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। तो इस जो पार्ट जो अपील को यहाँ पर जो है वो पार्ट में सक्सीड हो गई। जो फाइंडिंग्स थी जो 12 पैरा नंबर 12 की इम्पिंज जजमेंट की, जिसमें उसको सेटिस्फाइड कर दिया इस ग्राउंड पे कि जो इशू जो डिसाइड किया था एनजीटी ने वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द अपील थी, और इशू था वो जो पैरा नंबर 12 के अंदर जो इशू था वो हमेशा ओपन है, और जो भी उसे कभी भी डिसाइड किया जा सकता है एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स में जो कानून के मुताबिक। तो इसलिए जो है कंटेंशंस है वो ओपन है, और इम्पिंज जजमेंट जिसने इंटरफेयर किया है जो 15 मार्च 2018 को, उसको कंफर्म कर दिया बाय द अपीलेट अथॉरिटी इज हेयर बाय कंफर्म। जो इम्पिंज जजमेंट थी जिसने इंटरफेयर किया था अपीलेट अथॉरिटी की जजमेंट पे, अपीलेट अथॉरिटी की जजमेंट पे कि प्रोसिक्यूशन जो है वो सैंक्शन नहीं, जो सैंक्शन का जो सेटिस्फाइड कर दिया था उसको एनजीटी ने इस पर डिस्टर्ब किया था उसको कंफर्म कर दिया, इसलिए कोई ऑर्डर एज टू द कॉस्ट अपील जो है वो पार्शियली अलाउड कर दी थी। तो यहाँ पर हम ये देख के आए कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो इससे संबंधित है कि जो कानून है जो पहले आज की डेट में बेशक उसमें लेसर पनिशमेंट हो, लेसर वो हो, या कोई उस पर जो है वो कोई ऑफेंस ना बनता हो, लेकिन बैक डेट पे वो अगर ऑफेंस था तो उस पर प्रोसिक्यूट किया जा सकता। लेकिन ये काफ़ी एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिटिसिज्म का भी पार्ट है। अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर कहा जाता है कि ये काफ़ी जो है वो क्रिटिसिज्म का पार्ट इसलिए होता है कि इसमें फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि जब जो भी जिसको भी प्रोसिक्यूट किया जाता है तो उसमें जो है एक्स पोस्ट फैक्टो की जो लीगल डेफिनेशन है वो बताई गई है। तो यहाँ पर था कि 2012 में जो लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया था उसको 2017 में क्लियरेंस लिया गया। तो अब यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स जो चलाई थी वो बोर्ड ने चलाई थी एक्स पोस्ट फैक्टो की सीटीई की, इन्होंने पहले लिया नहीं तो इसलिए इनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। तो अपीलेट अथॉरिटी ने क्या किया था, उसको इंटरफेयर कर दिया था, एनजीटी ने उसको अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। तो यहाँ पर अपील थी वो पार्शियल अलाउड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक सीमित रहे कि एनजीटी को इस केस में इंटरफेयर जो नहीं उस फैक्ट्स को जो इशू पर नहीं जाना चाहिए था कि जो 2012 का था, सिर्फ लीगलिटी और प्रॉपर्टी का ऑर्डर को देखना चाहिए था। और चूंकि अब एनजीटी ने उस ऑर्डर को इंटरफेयर कर दिया था तो वो चीज़ थी वो कंफर्म कर दी थी एनजीटी ने कि अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया था। तो अब ये थी अपील जो कि 10 नवंबर 2023 का ये ऑर्डर जजमेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।